सरकारी आयोग 24 मार्च 1983 को जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। A tri-member commission had been constituted by the government named as the Sarkariya Ayog on 24 March 1983 in the presidency of Justice RS सरकारिया, जिसके अध्यक्ष सरकारिया थे, जस्टिस RS सरकारिया थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 में प्रोड्यूस की। दिस कमीशन प्रोड्यूस इट्स रिपोर्ट इन 1987, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूट हुआ 1983 और रिपोर्ट आ गई 1987, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है कितने सदस्यीय आयोग है ये, दैट इज द 3 सदस्यीय आयोग, प्राइम मेंबर। अब इसकी सिफारिशों में, सिफारिशें तो बहुत ज्यादा हैं, मुख्य मुख्य सिफारिशों की चर्चा मैं करूंगा आपसे। पहला इन्होंने सिफारिश किया, देश की एकता और अखंडता के लिए मजबूत केंद्र की आवश्यकता है। द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल इज अ नेसेसिटी फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है ना। देश की एकता और अखंडता के लिए सशक्त केंद्र की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब यह भी इनको विचार करना था कि अगर सशक्त केंद्र की आवश्यकता है तो क्या कोई संविधान संशोधन होना चाहिए। इन्होंने कहा जरूरत नहीं है संविधान संशोधन की, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने केंद्र को कैसा बनाया है, सशक्त, और जिसको ना दिखाई देता हो वो इमरजेंसी देख चुका है। इससे ज्यादा सशक्त केंद्र और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। द प्रेसिडेंट रूल in a state should be a last alternative. Yes, use should be as a last alternative. अंतिम विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर हाल में स्टेट की स्वतंत्रता को बहाल रखना है, स्टेट को केंद्र के अधीन नहीं करना है। इसका मतलब 356 का प्रयोग जब मर्जी हो तब ना करें। तो पहली आपने सिफारिश लिखी, दूसरी प्रेसिडेंट रूल अंतिम होना चाहिए, तीसरा गवर्नर का कार्यकाल सुनिश्चित होना चाहिए। द टर्म ऑफ द गवर्नर must be affixed या should be affixed, fixed term of the governor, ऐसे कह सकते हैं। अब इसके लिए इसकी बात क्यों पड़ रही है जरूरत, क्योंकि जब आप संविधान को पढ़ते हैं, गवर्नर वाला जो आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है ना, कौन सा आर्टिकल है 153, उस आर्टिकल को पढ़ेंगे और उसके बाद जब उसका टर्म पढ़ते हैं, वो किसमें पढ़ते हैं, टर्म गवर्नर का, 55 ना, 55 155 श्योर है ना, बदल दिया आपने, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने वो जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क हुआ नहीं है, ठीक है ना।
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आपने 156 पहले ही बोल दिया होता तो शायद मैं आपसे बोलता ही नहीं, लेकिन आप लोग जबरदस्ती, तो मुझे लगा शायद मैं ही गलत हूँ, आप सही होंगे, तो देखिए, ठीक है ना। तो आप वहां पर जब पढ़ेंगे, आप जब वहां पर पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, पहली लाइन मिलेगी कि प्रेसिडेंट का पद राष्ट्रपति के प्लेजर पर होगा और प्रसाद पर्यंत होगा। और दूसरी लाइन में क्या मिलेगा, अगर प्रसाद का प्रयोग ना हो तो 5 वर्ष तक। 5 वर्ष के पहले प्रेसिडेंट प्रसन्न हो जाए तो राज्यपाल से कह सकता है जाइए बाय बाय, और अगर 5 साल तक उसने बाय बाय नहीं किया तो 5 साल के बाद बाय बाय, ठीक है ना। तो ये 2 लाइनें पढ़ने को मिलती हैं, यानी कि पहली लाइन, ये सभी विषय विचारणीय होते हैं जब आप विचार करें। समय आपके पास कम होता है, इतना विचार नहीं करते, लेकिन चलो हमारे साथ हम लोग इसीलिए फिलॉसफी थोड़ा सा विचार करिए। कोई भी लाइन अगर पहले लिखी गई है और दूसरी लाइन बाद में आई है, इसका भी महत्व होता है, इसका भी इंटरप्रिटेशन होता है। आखिर संविधान निर्माताओं ने यह बात पहले क्यों नहीं लिखी कि राज्यपाल का जो टर्म होगा वो 5 वर्ष या ऑन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या लिखा, पद जो होगा वो ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, और अगर प्लेजर बीच में प्रयोग ना हुआ तो 5 वर्ष। तो उस लाइन को पहले क्यों लिखा, ये लाइन बाद में क्यों लिखी। इसका मतलब यह है कि संविधान निर्माताओं का स्पष्ट संदेश है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है सेंट्रल स्टेट्स में, वो उसका मुख्य कार्य है प्रेसिडेंट के एजेंट के रूप में काम करना, और एजेंट को जब तक उसका प्रिंसिपल चाहे तब तक वो कार्य करता है, और एजेंसी जब मर्जी होगी तो वो खत्म कर देगा। अब मुझे आपसे काम नहीं करवाना, ठीक है ना। तो मूल कार्य था कि एजेंट के रूप में काम करे। फिर इसके बाद यह हुआ कि एजेंट के रूप में कब तक काम करता रहेगा, उसका टर्म फिक्स किया जाना चाहिए। तो यह कहा कि 5 साल बाद तो आपको एजेंट को परिवर्तित करना ही पड़ेगा, भले ही उसी एजेंट को दोबारा लेकर आओ, लेकिन 5 साल बाद उस पर दोबारा मोहर लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार एजेंट पर मोहर लगा दी फिर सो जाओ 10-15 साल के लिए, हमारा प्लेजर है चलने दो, क्या करना है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो वास्तव में प्लेजर की सीमा कब तक चलेगी, बीच में कब टूट जाए हमने उस पर नियंत्रण नहीं किया, लेकिन कब तक चल सकती है। एक बार आप प्रसन्न होंगे तो यह प्रसन्नता कब तक बरकरार रह सकती है, 5 साल, फिर दोबारा प्रसन्न होना पड़ेगा, और जब दोबारा आप फिर प्रसन्न हो जाए तो फिर 5 साल तक चलेगी। तो 5 साल बाद दोबारा प्रसन्नता दिखानी पड़ेगी आपको। यह प्रतिबंध चेक एंड बैलेंस लगाया गया प्रेसिडेंट की शक्तियों पर, ठीक है। दैट्स वाई ये 2 लाइन वहां पर लिखी हुई है। अब सरकारी आयोग आता है, तो पहली वाली जो लाइन थी ऑन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इससे पूर्व की जो सरकारें थीं वो सरकारें क्या कर रही थीं कि राज्यपाल का पद ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो अगर कोई विपरीत आइडियोलॉजी की सरकार किसी स्टेट में है और वहां का जो राज्यपाल है वो अपने आप को संवैधानिक प्रमुख समझने लगे और प्रेसिडेंट का एजेंट न बने, तो फिर प्रेसिडेंट का प्लेजर खत्म हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। आइए आप वहां से चलिए इधर, बहुत दिन राज्यपाल हो चुके, ठीक है ना, बहुत दिन आपने मीटिंग अटेंड कर ली, अब उसकी जरूरत नहीं, अब घर पर बैठो, अब मैं दूसरा व्यक्ति भेज रहा हूं। और ये अगर उसका पद निश्चित कर देते कि एक बार अपॉइंट हुआ तो 5 साल के पहले उसको हटाया नहीं जा सकता, अगर हटाना है तो विधानमंडल में आपको एक प्रपोजल लाना पड़ेगा, फिर 2/3 मेजोरिटी से उसको पारित होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट से कहता कि मैं संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं,
जरूरी नहीं है कि हर खबर में आप तक पहुंचाऊं, जो मर्जी होगी वो पहुंचाऊंगा, नहीं मर्जी होगी नहीं पहुंचाऊंगा। 5 साल तो बेटा कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। 5 साल बाद सेंट्रल में सरकार आ जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, वो मेरे ऊपर प्रसन्न होगी, वो मुझे फिर से अपॉइंट करेगी दूसरी जगह। ठीक है ना? इससे जो खतरा सबसे बड़ा उत्पन्न हो रहा था वो क्या हो रहा था, जो भारत की एकता और अखंडता थी उसमें फर्क पड़ रहा। भारत के किसी राज्य में जो उसको अखंड, जो खंड खंड करने वाली गतिविधियां डेवलप हो रही थी और राज्यपाल भी चुपचाप बैठा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई खबर नहीं पहुंच रही थी, और जब तक खबर पहुंचती तब तक स्थितियां बहुत बिगड़ चुकी थी और पता चला वहां बिखराव आ गया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था वहां पर करके रखी थी। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन हमें उसी तरीके से करना चाहिए। अब सरकारी आयोग क्या कह रहा है इस विषय पर? सरकारी आयोग का यह कहना है कि एज अ रूल गवर्नर का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होना चाहिए। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके पद के लिए अपने प्लेजर का प्रयोग करे। ऐसा नहीं कि जब मर्जी हुई अब हम आपसे रूठ गए, अब नहीं काम बनेगा। तो ये रूठने वाला काम मन मर्जी से नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है? तो कुल मिलाकर अब हुआ क्या, 156 की एक तरीके से इसके साथ जब सरकारी आयोग के साथ 156 को पढ़ोगे तो 156 का जो सेकंड रूल था वो फर्स्ट हो गया, और जो फर्स्ट रूल था वो एक्सेप्शन में चला गया। ठीक है ना? बिना संविधान संशोधन किए सरकार ने अपनी पॉलिसी में इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया सिर्फ इस बात से, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करना था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है, हाँ ये पॉलिसी ठीक है, इसको माना जाएगा, तो स्वीकार कर लिया। तो वो चीज, उसका प्रयोग उस तरह होने लगा, इसके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना? प्रयोग का विषय था, तो हर प्रयोग के लिए संविधान संशोधन नहीं होते। तो गवर्नर का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है ना? चौथा पॉइंट, अब जो कॉर्पोरेट टैक्स थे, जो कॉर्पोरेट टैक्स थे जिसका बहुत बड़ा कार्य फाइनेंस कमीशन इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स की रिकवरी होती है और उनका डिवीजन होता है, उनका जो स्टेट्स होते हैं उनमें विभाजन किया जाता है। तो इससे पहले सरकारी आयोग से पहले जो निगम कर की व्यवस्था थी वो उतनी सुदृढ़ नहीं रही होगी, उस तरीके से डिवीजन नहीं किया जा रहा होगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि निगम कर के विभाजन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है और राज्यों का इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली। ठीक है ना? तो कॉर्पोरेट टैक्स के डिवीजन के लिए, फॉर द डिवीजन ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, अब डिस्प्यूट का नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मिला कि आपने अभी पढ़कर आए हैं और उसमें आपने पढ़ा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण करने की उसको अनन्य अधिकारता प्राप्त है। ठीक है ना? संघ सूची के, ध्यान रखिएगा, संघ सूची के जो विषय मूल संविधान में थे और आज वर्तमान संविधान में परिवर्तित हो चुके हैं। राज्य सूची के विषय उठाकर संवर्ती सूची में डाल दिए गए होंगे। राज्य सूची के विषय संघ में नहीं गए होंगे, राज्य सूची के विषयों को उठाकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब संवर्ती सूची में क्यों डाल दिया गया? क्योंकि सेंट्रल इस पर विधि का निर्माण कर सके।
और आप ये रूल पढ़कर आए हो 246 में कि सेंट्रल के द्वारा बनाई गई विधि समवर्ती सूची के विषय पर और राज्य के द्वारा बनाई गई विधि में अगर कोई क्लैश हुआ तो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि संसदीय विधि के अधीन होगी। तो अब क्लैसेस तो आएंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहेगा कि नहीं मुझे विधि बनानी है, मैं भी इस सब्जेक्ट पर विधि बना सकता हूं, आप कहेंगे मैं भी बना सकता हूं, दोनों में टकराव होगा तो क्लैसेस आएंगे। तो इसलिए क्लैसेस ना आए, इसलिए यहां पर फिर से एक सिफारिश की गई कि समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण करने से पूर्व केंद्र और राज्य के बीच में विचार विमर्श किया जाना चाहिए। ठीक है ना? बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, अ प्री मीटिंग मस्ट बी नेसेसरी इन बिटवीन सेंट्रल और स्टेट्स। समवर्ती सूची में विधि निर्माण करने से पूर्व केंद्र और राज्य के बीच में पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। और किस पर पुनर्विचार आवश्यक है? राज्यों को, केंद्र के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋण और ग्रांट, डेप्ट एंड ग्रांट, ऋण और अनुदान, ठीक है ना, की जो व्यवस्था है उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। पुनर्विचार किया जाना चाहिए। The issue must be reconsidered in respect of the debt and grant issued by the central to states. ठीक है ना? तीसरा, नेक्स्ट, राज्यों में आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में केंद्र को पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। डिप्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट जो भी, ठीक है ना, या डिप्लॉयमेंट ही कहते हैं तैनात करने। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस इन स्टेट्स, या एक शब्द और लिखिए, द पावर टू डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स इन स्टेट exercised by the central without any if and but, ठीक है ना, उसमें कोई if and but किए बिना सेंट्रल के पास पावर होगा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का, अगर जरूरत पड़े। क्यों इसकी बात की जा रही है? राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर केंद्रीय सुरक्षा बल राज्य में तैनात करने की आवश्यकता है तो एक तो तरीका यह है कि राज्य केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने के लिए स्टेट से अनुरोध करे। एक तो विकल्प ये है कि अब मैं लॉ एंड ऑर्डर हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, आप सेंट्रल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आप तैनात कर दीजिए, ठीक है ना। इसके लिए अनुरोध करें तो सेंट्रल भेज देगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेट अनुरोध करता है लेकिन सेंट्रल भेजता नहीं है,
कई बार आपने देखा होगा स्टेट अनुरोध नहीं करता है, सेंट्रल भेज देता है, स्टेट है तौबा मचाता है। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। सरकारी आयोग की सिफारिश स्वीकार की गई और उसमें कहा गया कि पूर्ण अधिकार किसके पास है? सेंट्रल के पास। ठीक है ना। यद्यपि राज्यों के साथ समन्वय हो इस विषय पर तो अच्छी बात है। ठीक है ना, अच्छी बात है, लेकिन राज्यों की सहमति लेना जरूरी नहीं है, पूर्ण अधिकार है। ठीक है ना, तो ये पूर्ण अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने की पावर केंद्र के पास, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने की पावर केंद्र के पास होगी, यद्यपि राज्य की सहमत से होगा। ऑल इंडिया सर्विसेज, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट ऑल इंडिया सर्विसेज, डिक्लाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल,